इस सेशन में, इस वीडियो में जानेंगे राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज क्या है, राष्ट्रभाषा के विषय में जानेंगे और राज्य भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, राजभाषा। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या क्या होती है। अगर राष्ट्रभाषा को देखें जिसे नेशनल लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि ये भाषा जो लैंग्वेज है लिटरेचर में भी काम आती है, मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी, चाहे हिंदी भाषा हो, कोई और भी भाषा हो, अपने अपने देशों की सभी की भाषा होती है। भारत में अनेकों प्रकार की क्षेत्रीय बोलियां भी हैं, भाषा भी है और हिंदी बोली जाती है और साउथ में साउथ इंडियन बोली जाती है। तो इस तरीके से राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज क्या है और राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी और किसी भी समय पर भी एक सामान्य लोक व्यवहार में भी भाषा का एक अपना मर्म है। और जो राष्ट्रभाषा है, अगर राष्ट्रभाषा को देखें तो राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्र, समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, अर्थात जन की भाषा यानी जन भाषा, मतलब जनता की भाषा जो है, जन भाषा जिसे सभी जन बोलते हैं वो जन भाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा जिसे नेशनल लैंग्वेज कहते हैं, जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय, जो थॉट प्रोसेस है, थॉट क्रिएशन फॉर्मेशन है, उसका माध्यम होती है यानी मीडियम होती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो राष्ट्रभाषा का जो शाब्दिक अर्थ है वो समस्त राष्ट्र में बोले जाने वाली भाषा है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल इंटीग्रिटी और अंतर्राष्ट्रीय संवाद यानी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं, संपर्क, अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता की उपज होती है। वैसे तो सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु राष्ट्र की जनता जब राष्ट्र में लोग रह रहे हैं, सिटीजन्स रह रहे हैं और राष्ट्र में रहने वाली जो जनमानस है, जनता है, और जब जनांकीय जब स्थानीय एवं तत्कालिक हितों की, तात्कालिक यानी कंटेम्प्ररी जो प्रॉफिट्स हैं, कंटेम्प्ररी जो भी एडवांटेजेस हैं, जो भी प्लस हैं, वह तो तात्कालिक हितों व पूर्वाग्रहों के ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता का एक आवश्यक उपादान समझने लगती हैं, तो वही राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो राष्ट्रभाषा जो है, जब बहुत सारी भाषा किसी राष्ट्र में हों, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में हों, कंट्री में हों, तो जब इस तरीके से वेल रिकॉग्नाइज्ड जिस भाषा को कर दिया जाए वहाँ के लोगों द्वारा, नागरिकों द्वारा, सिटीजन्स द्वारा, जनता के द्वारा, वह कहलाती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्र द्वारा स्वीकृत, राष्ट्र द्वारा जो है अंगीकृत और सहज रूप से स्वीकृत की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। अब स्वतंत्रता संग्राम है, कोई ऐसी बात है, कोई इमरजेंसी प्रोविजंस हैं या ऐसी भी कोई बात, सामान्य बात है, हर्ष का विषय है, खेद का विषय है, किसी भी रूप में, और ख़ास तौर पे अगर स्वतंत्रता संग्राम है या कोई ऐसी बात जहाँ पर नेशनल इंटीग्रिटी की बात हो, तो भी राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। भारत के संदर्भ में इस आवश्यकता की पूर्ति हिंदी ने की है और यही कारण है कि हिंदी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विशेषतः कब 1900 से लेकर के 1947 के जो दशक है उसकी राष्ट्रभाषा बनी थी। और उस समय पर किस तरीके से जो स्वतंत्रता संग्राम है वहाँ पर हिंदी ने, क्योंकि होता ही है कि जिस तरीके से कालांतर में भारत जो है पराधीनता की चपेट में रहा, अनेक विदेशी अनेक आक्रांता आए और आक्रांताओं ने जिस प्रकार से भारत में एक शासन स्थापित किया, अंग्रेजी ब्रितानी शासन यानी ब्रिटिश एम्पायर भी, इंपेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद, कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद यहाँ स्थापित हुआ। और इस तरीके से जो इंग्लिश जो माध्यम बन गई, हालांकि अंग्रेजी भी आज इंटरनेशनली बोली जाती है कि कोई भी भाषा, जिस भी देश की भाषा है उसे सीखना पड़ सकता है अगर वहाँ पर संवाद रखना है, संवाद करना है तो। लेकिन अपने देश में एक जो राष्ट्र जागरण है, जो राष्ट्रीयता का भाव है, वो इस तरीके से साहित्य में भाषा के माध्यम से भी जागा था जब स्वतंत्रता की आवश्यकता रही थी, जो स्वतंत्रता मर्माहूत हुई थी सभी में और स्वतंत्रता की आवश्यकता पड़ी थी तब। क्योंकि जिस तरीके से लॉर्ड मैकाले या फिर किसी भी तरीके से कोई भी आक्रांता रहे, ब्रिटिश आक्रांता रहे, उन्होंने सबसे पहले यहाँ की भाषा
शिक्षा व्यवस्था और संस्कार व्यवस्था और न जाने कितने यहाँ के ढर्रे और यहाँ के किस तरीके से जो सामाजिक चराचरण है और सामाजिक आचरण है और सामाजिकता जो है उस तरीके की प्रभावित की थी और एक सामाजिक विन्यास जो है उसे प्रभावित किया था। तो इस तरीके से भाषा भी इसमें है, राष्ट्रभाषा। और राष्ट्रभाषा शब्द कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक यानी बिहेवियरलिज्म, बिहेवियर में आने वाला, प्रयोग में आने वाला और व्यवहारिक है। बिहेवियरलिज्म है, प्रयोगात्मक यानी इम्प्लीमेंटेशनल है, वह जनमान्य की प्राप्त भाषा है, जनमान्यता प्राप्त भाषा है, जिसे जनता का, जिसे सभी की थाह प्राप्त हो, ऐसी राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं परंपराओं के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने का काम करते हैं। अर्थात राष्ट्रभाषा की प्राथमिक शर्त, जो प्राथमिक प्राइमा फेशे है, प्राथमिक जो भी उसकी शर्त है वो क्या है? देश में विभिन्न समुदायों के बीच भावनात्मक एकता स्थापित करना। और जितने भी विभिन्न समुदाय हैं, कम्युनिटीज़ हैं और किस तरीके से और भी प्रकार के, क्योंकि यहाँ जो सामाजिक विन्यास है, भारत में सामाजिक जो संरचना है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल कंपोजिशन है, वो इसी तरीके का है कि उसमें एक जो भाव हैं, जो फीलिंग्स हैं और एक गूंथने का काम, एक मथने का काम, एक फैब्रिकेशन का काम, सोशल फैब्रिक जिसे सामाजिक ढर्रा कहते हैं, सामाजिक ढांचा ताना बाना कहते हैं, उसको बांधने और एकजुट करने का, कंसोलिडेट करने का भी माध्यम राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी स्तर है। अब राष्ट्रभाषा का जो प्रयोग क्षेत्र है, कहाँ प्रयोग, तो पूरे देश में बोली जाती है, पूरा विस्तृत है एकदम और एलाबोरेटिव है और पूरा देशव्यापी है, मतलब पैन इंडिया है पूरा, अक्रॉस द किसी भी राष्ट्र में। अगर ये भारत की दृष्टि में तो भारत किसी भी राष्ट्र में तो देशव्यापी ही होता है राष्ट्रभाषा का स्तर, प्रयोग और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन और एग्जामिनेशन है, इवेल्युएशन है और जो भी लगना है, अप्लाइड होना है। वह राष्ट्रभाषा हमेशा स्वभाषा ही होती है और राष्ट्रभाषा स्वभाषा होती है और वर्नाकुलर भी हो सकती है और अपनी जो डायलेक्ट है, जो भी उस देश की भाषा है वह भी हो सकती है। जैसे जर्मन है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, रशिया में रशियन बोली जाती है और बहुत सारी भाषाएं हैं। इस तरीके से है क्योंकि उसी के साथ जनता का भावनात्मक लगाव भी होता है। और जिस तरीके से जगह जगह, जैसे साउथ इंडिया मलयालम, तेलुगु बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, पहाड़ में पहाड़ी बोली, कुमाऊनी, गढ़वाली उत्तराखंड में जौनसारी बोली जाती है। और ये कुछ बोलियां हैं और कुछ भाषाएं, कुछ उपभाषाएं हैं, तो इस तरीके से है, इनसे जुड़ते हैं लोग। यूपी में खड़ी बोली बोली जाती है, अवध में अवधी बोली जाती है और इस तरीके से। और पूरे वेस्ट यूपी जो है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली बोली जाती है। तो इस तरीके और भी बोली जाती है, बिहार में भी बिहारी, मिथिला, भोजपुरी, बहुतों प्रकार की भाषाएं, उपभाषाएं हैं, इस तरीके से हैं। और कहीं छत्तीसगढ़ी है, कहीं गुजराती है, कहीं महाराष्ट्रन है, कहीं इस तरीके की भाषाएं हैं, कोंकणी है, इस तरीके से भाषाएं तब बोली जाती हैं। और इन्हीं में से कोई एक भाषा इस प्रकार से लोग प्रचलित हो जाते हैं कि स्वरमान्यता प्राप्त करती है और वो राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त करती है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत है और देशव्यापी होता है और राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है और इसका व्यापक जनाधार होता है। और राष्ट्रभाषा हमेशा स्वभाषा ही होती है, हो सकती है, क्योंकि उसी के साथ जनता का भावनात्मक तब फीलिंग रिलेशन रहता है। और राष्ट्रभाषा का स्वरूप लचीला यानी फ्लेक्सिबल होता है और इसे जनता के अनुरूप किसी भी रूप में ढाला जा सकता है और इसे किसी भी रूप में जो है जनता के अनुरूप धीरे धीरे, क्योंकि जैसे कई बार स्लैंग भी होता है, कई बार छोटे छोटे वर्ड्स में भी चीज़ों को बोल दिया जाता है, ऐसे लोकल डायलेक्ट भी होते हैं। इस तरीके के स्थानीयता का भाषा के ऊपर प्रभाव है, यह भी आता है। तो कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रभाषा, राष्ट्र द्वारा जो स्वीकृत भाषा है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब आते हैं राजभाषा में। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, इसको इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, यानी राजभाषा होती है। और स्वतंत्रता के दौरान चाहे राजकाज की भाषा हो, लिखत पढ़त की भाषा हो, सरकारी पत्रों में भाषा हो, पत्राचार हो और कुछ भी कम्युनिकेशन या करस्पॉन्डेंस क्यों ना हो, तो इस तरीके से जो पत्राचार यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या होती है। और राष्ट्रभाषा तो बता ही दी है। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है? राष्ट्रभाषा जहाँ एक तरफ नेशनल लैंग्वेज है, वहीं जो राजभाषा है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। और राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। तो राजकाज के द्वारा की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है।
और राजाओं नवाबों के ज़माने में, अब राजा थे, राजे महाराजे थे पहले, और किंग्स थे, मोनार्कीज थी और किंगडम्स थे। तो इस तरीके से जो सिंहस्थ थे, सिंहासन रहते थे राजाओं नवाबों के ज़माने में, इसे दरबारी भाषा भी कहा जाता था। तो द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट जिसे कहते थे, या कोर्ट लैंग्वेज बोला जाता था, कि जिस तरीके से किंग के कोर्ट में यानी राजा के दरबार में कैसी भाषा का प्रयोग होना है, दरबारी भाषा, वो भाषा कहलाती थी राजभाषा। और अब राजभाषा सरकारी पत्राचारों में लिखने पढ़ने में, और जिस तरीके के प्रमोशन में, जैसे हिंदी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, कहीं पर कोई लैंग्वेज है, कहीं पर कोई क्षेत्रीय लैंग्वेज है, गुजरात में गुजराती है, साउथ इंडिया में तेलुगु है, और इस तरीके से मलयालम है, कन्नड़ है, और कहीं पर कोई भाषा है, कहीं पर कोई भाषा, और कोई बोली इस प्रकार से भाषा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, आ जाती है कि इतना ज़्यादा प्रचार प्रसारित हो जाती है कि उसे पांडुलिपि में उसको लिपिबद्ध करके भाषाई स्तर पे ला लेते हैं। राजभाषा सरकारी कामकाज चलाने की आवश्यकता की उपज होती है। अब जैसे सरकारी जो राजकाज है उसको चलाने की जो आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, उसकी उपज होती है और ज़रूरत होती है, तो इसीलिए राजभाषा होती है। स्वशासन आने के पश्चात, जो खुद का शासन आने के पश्चात राजभाषा की आवश्यकता होती है, और राजभाषा की आवश्यकता होती है प्रायः राष्ट्रभाषा ही स्वशासन आने के पश्चात राजभाषा बन जाती है। अब जो राष्ट्रभाषा होती है वो राजभाषा बनती ही है। और भारत में राष्ट्रभाषा यानी भारत में अगर राजभाषा का दर्जा दिया जाए तो वो हिंदी को दिया जाता है। राजकाज की भाषा है, और राजकीय रूप से, जिस तरीके से राजकीय रूप से पत्राचार के रूप में, व्यवहार संवाद के रूप में हिंदी को जो है लिया जाता है अधिकतर। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, और राजभाषा एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 यानी 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, और इसलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 दिसंबर को जो है, 14 सितंबर को और 14 यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राजभाषा देश को अपने प्रशासनिक लक्ष्यों यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके द्वारा राजनैतिक आर्थिक इकाई में जोड़ने का काम करती है, और जो राजनीतिक यानी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो यूनिट्स हैं उनको कॉन्केटिनेट और उनको कलेक्ट करने के काम आती है, उनको जोड़ने यानी कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करने के काम आती है। अर्थात राजभाषा की जो प्राथमिक शर्त है यानी प्राइमरीली जो भी कंडीशंस है वो क्या हैं? राजनीतिक प्रशासनिक एकता को स्थापित करना, कायम करना। और राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है, यथा वर्तमान समय में भारत सरकार के कार्यालयों एवं कुछ राज्यों, हिंदी क्षेत्र जो हिंदी भाषी राज्यों में तो चलती है, हिंदी क्षेत्र के राज्यों में राजकाज हिंदी में होता है। अन्य राज्य सरकारें अपनी अपनी भाषाओं में भी कार्य करती हैं, जो भी तत्समय पर विधानमंडल में या विधानसभाओं में जिस तरीके से राजकीय कार्य को प्रस्तावित किया गया होता है वैसे करती हैं। हिंदी में भी होता है, और महाराष्ट्र मराठी में, जैसे पंजाब पंजाबी में, गुजरात गुजराती में, और इस तरीके से दक्षिण भारत में दक्षिण भारतीय जो हैं, और नॉर्थ ईस्ट में उस तरीके की वहाँ की लैंग्वेजेस भी होती हैं। राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है, स्वभाषा या परभाषा भी हो सकती है। जैसे राजभाषा है, और राजभाषा को किसी भी तरीके से ले, जैसे इंग्लिश, कई जगह पर इंग्लिश भी होती है, और किसी किसी यूनिट्स में जैसे कई जगह पर काम इंग्लिश में भी होता है, जैसे कोर्ट्स में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अधिकतर इंग्लिश में हियरिंग्स होती हैं, तो और कई जगह पर हिंदी में भी होती है। तो लेकिन अधिकतर जो राजकाज का जो वर्णन है, कार्यकारी वर्णन है, वो हिंदी में ही होता है, और राजभाषा है जो कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी में घोषित हुआ था, और इस तरीके से घोषणा हुई थी। उसके बाद राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है, स्वभाषा या परभाषा। जैसे दिल्ली सल्तनत काल से लेकर जो मैकाले, लॉर्ड मैकाले हैं के काल तक फारसी राजभाषा, तथा मैकाले के काल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी राजभाषा थी, जो कि विदेशी भाषा थी। और जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जो कि स्वभाषा है और मातृभाषा है। कहीं ना कहीं एक वर्नाक्युलर है, एक पैदाइशी जो है हिंदी बोलते हैं सभी लगभग। राजभाषा का एक निश्चित मानक स्वरूप होता है, एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है, मानकीकरण होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, जिसके साथ छेड़छाड़ या प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से राष्ट्रभाषा है और राजभाषा। राष्ट्रभाषा जहाँ नेशनल लैंग्वेज है, पूरे नेशन द्वारा अक्रॉस द नेशन एक्सेप्टेंस यानी विचाराहूत होती है, और किस तरीके से
एक्सेप्ट की जाती है, स्वीकृत की जाती है। और राजभाषा जो है वो लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, और जो राजकीय राजकाज के पत्राचारित रूप में स्थापित होती है और लिपिबद्ध भी होती है, आदेशित होती है। तो ये था राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा के जो भी बिंदु थे, वर्णन थे, ऐसा था, ऐसा है।